हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्रैश कोर्स की हमारी जो क्लास है, जो कि हमने हमारा जो मेन गोल है, एम्स नोट सेट है, ESIC है, DSSB, इसके लिए जो हमने क्रैश कोर्स की क्लास शुरू करी है, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज की क्रैश कोर्स क्लास हमारी शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी क्रैश कोर्स क्लास में आज की क्लास के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात, टुडेज इज वर्ल्ड हेल्थ डे। आज स्टूडेंट्स, आज 7 अप्रैल 2024 है। टुडेज डेट, ये आज की डेट है। इस दिन हम क्या करते हैं? इस दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे। स्टूडेंट्स, एक MCQ आप लोगों से पूछा जा सकता है, MCQ आ सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब किया जाता है? 7 अप्रैल को। तो पहला MCQ, अभी अभी वर्ल्ड हेल्थ डे आया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको अप्रैल के अंदर जो नोरसेट प्री होने वाला है, उसमें आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब किया जाता है? 7 अप्रैल को। और 2024 के अंदर जो हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2024 को जो हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी थीम क्या है? नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट, जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करना हमने शुरू किया था, तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट हम करते थे तो क्या, तो नॉर्मली क्या होता है, हर साल एक नई थीम होती है, एक नया टारगेट होता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि इस साल हमारी थीम क्या है। तो इस साल 2024 7 अप्रैल 2024 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, उसकी जो थीम है, वो थीम क्या है? आज की थीम है माई हेल्थ माई राइट। आज की जो थीम है ये है माई हेल्थ माई राइट। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेल्थ है, वो भी एक राइट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आज की जो थीम है, याद रखिएगा, थीम ऑफ द डे, थीम ऑफ द डे, आज के वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम है वो क्या है? माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ डे किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948, इसमें ये स्थापना की गई, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आज की क्लास नोट। आज की हमारी जो क्रैश कोर्स की क्लास है, उसके अंदर आज का हमारा पहला टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। स्टूडेंट्स, पर्सनल हाइजीन ये एक पेशेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज एक नर्स है या एक जो इंडिविजुअल कॉमन पर्सन है, उन सबके लिए पर्सनल हाइजीन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पर्सनल हाइजीन को इग्नोर करके चलते हो, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी डिजीज कंडीशन के शिकार हो सकते हो। आप बहुत सारी डिजीज कंडीशन के क्या हो सकते हो? शिकार हो सकते हो। तो पर्सनल हाइजीन आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है पर्सनल हाइजीन, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन भी देखिए क्या क्या है। पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन के अंदर पहला टॉपिक है अपना डेंटल प्लेग। कि डेंटल प्लेग क्या होता है, ठीक है। डेंटल प्लेग क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, ए सॉफ्ट थिन लेयर ऑफ डेब्रिज। जो भी हम खाना वाना खाते हैं तो उसकी एक सॉफ्ट लेयर बन जाती है। कहाँ पे बन जाती है? ऑन आवर टूथ, हमारे दांतों के ऊपर। जब हम खाना खाते हैं तो एक सॉफ्ट लेयर, थिन लेयर बन जाती है, डेब्रिज कचरा सा हो जाता है, ठीक है। और एपिथेलियल सेल्स की डिपॉजिट ऑन द टूथ, और दांतों के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, सॉफ्ट लेयर, सॉफ्ट एंड थिन लेयर बनाते हैं डेब्रिज और एपिथेलियल सेल्स की, ठीक है। और ये जो एपिथेलियल सेल्स है, ये जो डेब्रिज था, ये खाने के टुकड़ों से हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम जो खाना खाते हैं उसको हम बार बार चबाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम उसको मैस्टिकेशन में चबाने की जो प्रोसेस है, उसको उसके थ्रू उसको हम स्वेलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, तो जब हम बक्कल केविटी या ओरल केविटी के अंदर जब हम खाने को चबा रहे होते हैं, मेस्टिकेशन की प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस खाने के बहुत ही पतले पतले टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बारीक महीन टुकड़ों के अंदर उस खाने को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। साथ के साथ उसको हम क्या करते हैं? एक लार के अंदर लपेटते हैं, ठीक है, ओरल केविटी के अंदर, ठीक है। उसको लार के अंदर अच्छे से
मिक्स कर लिया जाता है, क्योंकि लार में भी क्या है, लार मतलब सलाइवा, सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये क्या है, एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जहाँ इस टाइम पे क्या होता है, जब मिक्स कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, एक पतली सी लेयर, ठीक है, वो जो दांतों के ऊपर जो खाने की जो पतली सी लेयर है वो जम जाती है दांतों के ऊपर, और इस लेयर के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि खाने से ही बनी है तो न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली वहाँ पे प्रेजेंट होने। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जो हमारी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, उनको एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए। तो एक डेंटल प्लेक क्या है, डेंटल प्लेक का मतलब है एक सॉफ्ट थिन लेयर ऑफ डेब्रिज और एपिथेलियल सेल्स डिपॉजिट ऑन द टूथ, ठीक है। दांतों के ऊपर एक सॉफ्ट और थिन लेयर बन गई, और वो लेयर क्या करेगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल रहती है। नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डेंटल प्रॉब्लम कैन लीड टू द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, हाईलाइट कर लेना, साथ के साथ इसको रेड मार्क भी कर लेना आराम से। इसको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जब भी कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स, उस कंडीशन के अंदर हम जब भी पेशेंट के साथ हिस्ट्री लेते हैं, जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो हमें पेशेंट से पूछना होता है कि भैया आपको महीने, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले या साल भर पहले कोई दांतों की प्रॉब्लम हुई थी क्या? क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम है उस वो मान लीजिए अब आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया, आप जो भी खाना वाना खा रहे हो, यहाँ से जो ब्लड सप्लाई वो एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ से एब्जॉर्ब हुई, ब्लड सप्लाई के अंदर एब्जॉर्ब हुआ, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो गया, एब्जॉर्ब या इन्वेड कर गया आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। अब वो डायरेक्टली आपके हार्ट के पास पहुंचेगा और वहां जाकर के वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कोर करेगा। तो कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम की वजह से, सॉरी, नॉर्मली डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, नॉर्मली जो डिजीज होती है वो होती है कार्डियोमायोपैथीज, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। ये डिजीज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है। जब भी कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट आता है तो उससे हमें क्या पूछना होता है कि भैया आपको हाल फिलहाल के अंदर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हुई थी क्या? ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके लिए एक एमसीक्यू बन के आ सकता है कि किस प्रकार से, मान लीजिए आपको कोई कह दे कि ये कार्डियक पेशेंट है, कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आया, तो आप उससे क्या पूछोगे, क्या हेल्थ हिस्ट्री लोगे? तो उसमें हमें ये देखना है कि उसके डेंटल प्रॉब्लम है कि नहीं है, कोई भी बक्कल केविटी, ओरल केविटी की कोई डिजीज हुई है कि नहीं हुई 12-6 महीने के अंदर, वो हमें उससे पूछना है। क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम्स होती है वो मोस्ट कॉमनली है कि वो हार्ट के अंदर इन्वेड कर जाती हैं, हार्ट के अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं। तो ये तो था हमारा डेंटल प्लेक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम हमारा दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा केल्कस और टार्टर। केल्कस और टार्टर, अब केल्कस और टार्टर क्या होते हैं? जब आपका डेंटल प्लेक है, जो डेंटल प्लेक हमने ऊपर पढ़ा है, जो सॉफ्ट थिन लेयर थी एपिथेलियल सेल्स और डेब्रिज की, ठीक है, जो टूथ के ऊपर जमा हो गई थी, अब ये जो डेंटल प्लेक था वो अगर हार्ड हो जाता है, अगर वो हार्ड हो जाता है, तब वो बन जाता है टार्टर और केल्कस के अंदर। मतलब क्या हुआ, डेंटल प्लेक का वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। क्या हुआ, डेंटल प्लेक का वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो वो क्या कहलाता है, केल्कस और टार्टर। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम्स में इसमें एमसीक्यू पूछा जा चुका है। बॉटल माउथ सिंड्रोम, बॉटल माउथ सिंड्रोम, बॉटल माउथ सिंड्रोम के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, बॉटल माउथ सिंड्रोम के अंदर नॉर्मली डेंटल कैरीज बन जाती है, मतलब डेंटल केविटीज। डेंटल कैरीज का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे डेंटल केविटीज की, ठीक है, डेंटल कैविटी, डेंटल कैविटीज यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। नॉर्मली ये बनी क्यों, नॉर्मली क्या होता है कि आजकल की डे टू डे लाइफ के अंदर, बिजी फास्टेस्ट लाइफ के अंदर, अब क्या करते हैं, जो भी बॉटल्स होती हैं, जो मिल्क के लिए, वाटर के लिए जो भी बॉटल्स होती हैं, जो बच्चों को पिलाने के लिए काम में लेते हैं, जिनको हम निप्पल बोलते हैं साधारण भाषा में, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं। वो अनहाइजीनिक होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, बच्चों के अंदर डेंटल
कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा बॉटल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द यूज़ ऑफ बॉटल विथ लिक्विड अदर देन वाटर, अगर आप वाटर के अलावा, पानी के अलावा अगर उससे, उस बॉटल से आप कुछ भी बच्चे को पिला रहे हो, नॉर्मली हम देखते हैं कि वाटर तो कम होता है, बहुत कम होता है, लोग मिल्क ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोग मिल्क ज़्यादा अपने बच्चों को उस बोतल से पिलाते हैं, उस निप्पल से पिलाने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अब बच्चा काफ़ी लंबे टाइम तक उस बोतल को अपने मुंह में रखता है, तो उससे क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो होना स्वाभाविक है, साथ के साथ वहाँ पे डेंटल कैविटीज़ है वो भी बनने लग जाती है। तो ये होता है हमारा बॉटल माउथ सिंड्रोम। आपके पास आज क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू आ सकता है ये, कि बॉटल माउथ सिंड्रोम क्या होता है। तो बॉटल माउथ सिंड्रोम क्या होता है, बॉटल माउथ सिंड्रोम में डेंटल कैरीज बनती है। और डेंटल कैरीज क्यों बनती हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, पानी के अलावा बच्चे को उस बॉटल से फीडिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर बनती है, तो उसे बोलते हैं बॉटल माउथ सिंड्रोम। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार एमसीक्यू आ सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ ऐसे सवालों से आता है, पेरियोडेंटल डिजीज और पायोरिया। पायोरिया का मतलब क्या होता है, जो डेंटल सॉकेट होता है, ठीक है, जो डेंटल सॉकेट होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं पायोरिया, ठीक है। डेंटल डेंटल सॉकेट के अंदर क्या हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे बोला जाता है पायोरिया बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखने की बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल सकता है, ये एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर होता है एक ब्राउन क्रस्ट, ठीक है, ब्राउन क्रस्ट, एक ब्राउन कलर की क्रस्ट, मतलब एक लेयर जमा हो जाती है, ठीक है, लिप्स के ऊपर और दांतों के ऊपर, उसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शोल्डर, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन, शोल्डर। ब्राउन क्रस्ट फॉर्म ऑन द लिप्स एंड टूथ इज नोन एज शोल्डर। अगर ब्राउन कलर की आपको लेयर दिख रही है, ठीक है, क्रस्ट दिख रही है, कहाँ पे, लिप्स के ऊपर, कहाँ हुई है, एक तो ये लिप्स के ऊपर हुई है, ब्राउन कलर की क्रस्ट हुई है, कहाँ हुई है, लिप्स पे और टूथ पे, दांतों पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शोल्डर बोलते हैं। तो ये वो टर्मिनोलॉजी थी जो ओरल कैविटी की जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे उठ करके आती हैं, और वहाँ से आपके लिए जो एमसीक्यू हैं या डायरेक्ट एमसीक्यू है वो आपको देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। चलते अपन नेक्स्ट वन है पेडिकुलोसिस ट्रीटमेंट। पेडिकुलोसिस ट्रीटमेंट का मतलब है जुओं का इलाज कैसे करना है, ठीक है, जुओं का इलाज कैसे करना है। मोस्ट कॉमनली इन अनहाइजीनिक पर्सन, अनहाइजीनिक कंडीशंस, जो इंडिविजुअल पर्सन जो अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रहते हैं, जहाँ नहाने की, पानी की व्यवस्था थोड़ी कम होती है, उस कंडीशंस के अंदर आपको पेडिकुलोसिस है उसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, आपके सर के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे जुएँ हो जाती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, पेडिकुलोसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या क्या, कौन कौन से मेथड्स हैं उसका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन जो मेथड्स आता है वो आता है हमारा DDT 5%। DDT 5% है, उसका DDT की फुल फॉर्म देखिएगा स्टूडेंट, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरइथेन, ये DDT की फुल फॉर्म है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि DDT 5%, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा केमिकल या कौन सा पेस्टिसाइड से वो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, एक तो यूज़ करते हैं हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स में कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, DDT 5%, पहला MCQ, ठीक है, कि DDT 5% यूज करते हैं। दूसरा MCQ आ सकता है कि DDT का फुल फॉर्म क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरीथेन, ट्राइक्लोरोइथेन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी एक MCQ आ सकता है, एक MCQ यहाँ से आ सकता है, एक MCQ यहाँ से आ सकता है, तो ये दो MCQ आपके रेडी हो गए। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए वो क्या होता है, वो होता है इक्वल पार्ट ऑफ केरोसिन और इक्वल पार्ट ऑफ ऑयल। जब आप ऑयल और केरोसिन ऑयल होता है, ठीक है, मिट्टी का तेल जिसे हम बोलते हैं, केरोसिन ऑयल, और नॉर्मल जो अपना ऑयल होता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है, केरोसिन और इक्वल पार्ट ऑफ ऑयल, उनको बराबर इक्वल पार्ट के अंदर मिक्स करके अपने हेयर के अंदर अप्लाई करते हो, तो उससे भी पेडिकुलोसिस का ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। तीसरा जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है वो है कार्बोनिक लोशन। कार्बोनिक लोशन है, कार्बोनिक लोशन का रेशियो कैसे रहेगा, मतलब उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, 1:40। कार्बोनिक लोशन का कंपोजिशन रहेगा 1:40।
तो ये रहेगा कार्बोनिक लोशन का। और ध्यान रखना ये जो तीनों चीजें हैं कौन कौन सी, डीडीटी, केरोसिन और कार्बोनिक लोशन, ये किसके लिए काम में लेते हैं हम, ये नॉर्मली हम काम में लेते हैं पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। अब आपसे एमसीक्यू आ सकता है कि पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं या कौन कौन से पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। कार्बोनिक लोशन यूज होता है, इक्वल पार्ट ऑफ केरोसिन और ऑयल यूज होता है, और तीसरा होता है आपका डीडीटी 5%। डीडीटी कितना परसेंट, 5% यूज होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और ये आप लोगों को देखने में ऐसा लग सकता है कि ये सवाल तो कोई पूछेगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे पेडिकुलोसिस है, नॉर्मली ये कहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं, इन मेंटल इल पेशेंट। मेंटल इल पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है पेडिकुलोसिस। क्यों, क्योंकि मेंटली इल पेशेंट्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से अनहाइजीनिक हो जाते हैं, वो अपने पर्सनल हाइजीन को बिल्कुल इग्नोर करके रखते हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइटल साइन। वाइटल साइन के बारे में अगर आपको डिटेल क्लासेज चाहिए तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेडिकल नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल से रेफर कीजिए। वहाँ पर वाइटल साइन के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, फुल्ली डिटेल्ड जो लेक्चर है वो वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटल साइन। तो वाइटल साइन होते क्या, वाइटल साइन वो साइन है जो हमारी बॉडी के, जो किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को डिनोट करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को बताते हैं, उसे बोलते हैं अपन वाइटल साइन। ठीक है, टेकन फ्रॉम द वाइटल ऑर्गन्स, टेकन फ्रॉम द वाइटल ऑर्गन्स, ये वाइटल ऑर्गन से ये लिए जाते हैं। ठीक है, डिनोट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी किस प्रकार से काम कर रही है उसके बारे में हमें ये वाइटल साइन है बता देते हैं। तो वाइटल साइन है, तो ये वाइटल साइन क्या है, वाइटल ऑर्गन से लिए जाते हैं और ये बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में हमें बता देते हैं। अब देखते हैं ये वाइटल साइंस होते कौन कौन से। तो वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, उसमें देखते हैं। सबसे पहले होता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन और पेन। ठीक है, तो अब आपसे पहला कि वाइटल साइन कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 वाइटल साइन, 6 वाइटल साइन। वाइटल साइन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि वाइटल साइन कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, तो वो कहेगा कि भैया 4 ही होते हैं नॉर्मली, हमने तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और वीपी पढ़ा है। तो 2 नए कौन से ऐड हुए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नए कौन से ऐड हुए हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऐड हुआ है, प्लस ऐड हुआ है आपका पेन। ये 2 वाइटल साइन है वो न्यूली एडेड किए गए हैं। नॉर्मली जो प्रीवियस जो थे उसके अंदर 4 ही पढ़ते थे अपन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर के बारे में हम स्टडी करते थे। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उससे मेंटेन होता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन मेंटेन करता है, थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन। अभी जो एमसीक्यू सीरीज हमने एमसीक्यू के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से थायराइड हार्मोन है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। तो टेम्परेचर तो हो गया हमारा कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो भी हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में जो बैलेंस होता है वही हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस है, वो भी टेम्परेचर रेगुलेशन का सेंटर होती है, ऑन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है। ठीक है, पल्स की बात करें तो पल्स क्या है, पल्स है एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज के अंदर एक्सपेंशन एंड रिकॉइल हो रहा है उसको बोलते हैं अपन पल्स। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये क्या करती हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, रेस्पिरेशन देखते हैं, बिल्कुल शॉर्टली हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस
in between exchange of gases in between lungs and external environment। जब हमारे लंग्स एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी के अंदर CO2 होती है वो तो बाहर चली जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर चली जाती है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। मतलब जब भी बॉडी के अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो मैंने कहा कि गैसेज का जो एक्सचेंज है वो क्या कहला रहा है, आपका रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल कौन सा होगा? जो लंग्स एंड एनवायरनमेंट, लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में जो हो रहा है। साथ के साथ ऐसा भी बोल सकते हैं जो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होगा, वो आपका होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज, ठीक है, ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपन इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ब्लड के अंदर या आर्टरी के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन, वेनस ब्लड के अंदर, जो वीनस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन वीनस ब्लड और कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर वीनस ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर है उसका कैलकुलेट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करूं तो नॉर्मली हम रखेंगे इसको 85 to 100 के बीच में, 100% के बीच में ही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन रहना चाहिए। मोस्ट कॉमनली ये 90 से अबव होना चाहिए, 90 to 100 के बीच में होना चाहिए। इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल जो अच्छे से रेस्पिरेशन कर पा रहा है, अच्छे से सांस ले पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 90 to 100 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक वाइटल साइन बच गया अपना पेन। पेन के बारे में देखते हैं। इसमें वाइटल साइन में एक बच गया अपना पेन। पेन के बारे में देखते हैं। पेन क्या होती है? अनप्लीजेंट फीलिंग्स, अनप्लीजेंट फीलिंग्स that are due to tissue trauma और इंजरी। टिश्यू ट्रॉमा और इंजरी की वजह से जो अनप्लीजेंट फीलिंग होती है उसे बोलते हैं अपन पेन, उसे बोला जाता है पेन। ठीक है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट वाइटल साइन है। कैंसरियस पेशेंट का पेन ऑफ कैंसरियस पेशेंट, कैंसर पेशेंट, कैंसर के पेशेंट के पेन को मैनेज करना, क्या मैनेज करना फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ऑलवेज इन फर्स्ट प्रायोरिटी। जब भी कोई ऑन्कोलॉजिकल वार्ड के अंदर आप ड्यूटी कर रहे हो, कैंसर का पेशेंट आपके सामने है, आपका लॉट हुआ है और आपको उसकी केयर करनी है, तो और उसको पेन हो रहा है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि आप उसके पेन को कम करो। ठीक है, पेन है उसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये तो थे हमारे वाइटल साइन, जिनके बारे में हमने देखा है कि क्या क्या कौन सा किस प्रकार से वाइटल साइन होता है। नॉर्मली हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप किसको कोई भी डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जा करके वो क्लासे आप फिर से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0.6 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0.6 डिग्री सेल्सियस। याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, यही क्वेश्चन एम्स भोपाल 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री ऑफ सेल्सियस, कि कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का मीनिंग कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट? 0.6 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखने की बात है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमसीक्यू आ चुका है इसके ऊपर। एम्स भोपाल 2016 की जो एग्जाम थी उसके अंदर ये एमसीक्यू आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर वेरिएशंस। हमने तभी पढ़ा वाइटल साइन क्या है, वाइटल साइन भी क्या, टेम्परेचर क्या था, एक हमारा वाइटल साइन था, टेम्परेचर क्या था हमारा, एक वाइटल साइन था। तो उसमें जो वेरिएशंस हैं, उसके अंदर जो वेरिएशंस हो रहे हैं, उन वेरिएशंस हैं, उनमें जो वेरिएशन है वो कौन कौन से वेरिएशंस हो सकते हैं, तो उन सारे वेरिएशंस की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा माइल्ड पायरेक्सिया। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका है नॉर्मल टेम्परेचर। ये आपका क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर। ये आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो माइल्ड पायरेक्सिया क्या होगा? ठीक है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है, तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है माइल्ड पायरेक्सिया। हल्का सा आपको बुखार है। मॉडरेट पायरेक्सिया का मतलब है, पायरेक्सिया इज डिनोट ओनली टेम्परेचर या फीवर। पायरेक्सिया का मीनिंग होगा फीवर। पायरेक्सिया का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? फीवर। ठीक है, पायरेक्सिया इज इक्वल टू फीवर, उसे बोलेंगे अपन बुखार है। ठीक है, तो माइल्ड पायरेक्सिया के अंदर टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो जाता है। मॉडरेट पायरेक्सिया के अंदर टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और सीवियर पायरेक्सिया के अंदर हो जाता है आपका 103 से लेकर के 105। और हाइपर पायरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, फीवर बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा चला जाता है। तो अब अभी हमने देखा है स्टूडेंट्स की हाइपर पायरेक्सिया का मीनिंग क्या होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से आगे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर पायरेक्सिया। अब यहाँ पे बहुत बार आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे कि हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है। तो हाइपर पायरेक्सिया क्या है? बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 105 से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया, पायरेक्सिया का मीनिंग क्या है यहाँ पे? फीवर। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा पायरेक्सिया का मीनिंग क्या है? फीवर। तो नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसके बाद हमने पायरेक्सिया की, फीवर की बात करी। फीवर का मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। अब बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज होने की हमने 4 कैटेगरी बनाई, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और हाइपर पायरेक्सिया। तो माइल्ड के अंदर कितना हो रहा है? 99 से 100 के बीच में अगर टेम्परेचर है तो वो क्या कहलाएगा? आपका माइल्ड पायरेक्सिया। अगर 100 से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो वो कहलाएगा आपका मॉडरेट पायरेक्सिया। और सीवियर पायरेक्सिया होगा जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 103 से लेकर के 105, ठीक है, 103 से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? सीवियर पायरेक्सिया। और हाइपर पायरेक्सिया, जहाँ से बहुत बार आप स्टूडेंट्स एमसीक्यू देखोगे, वो कब होगा? वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी हाइपर पायरेक्सिया। आई होप आप लोगों को ये जो क्रैश कोर्स की क्लास है वो समझ में आ रही होंगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।